नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त प्रत्याशी उतारने के लिए आज दिल्ली में विपक्षी दलों की अहम बैठक हुई। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर बुलाई गई इस बैठक में 18 विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया गया था। आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस के नेताओं के अलावा एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना के सुभाष देसाई और प्रियंका चतुर्वेदी, आरजेडी नेता मनोज झा, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, डीएम के नेता, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के साथ वाम मोर्चा के नेता भी शामिल हुए। वहीं आम आदमी पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति और बीजेडी ने ममता बनर्जी को झटका देते हुए बैठक से किनारा कर लिया। खबर यह भी है कि बीजेडी ने एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नाम प्रस्तावित होने पर समर्थन न देने का संकेत भी दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। एक रिपोर्ट देखें। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भले ही खुद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने को तैयार नहीं हुए, लेकिन टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ संयुक्त प्रत्याशी तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ममता बनर्जी के निमंत्रण पर कांग्रेस के नेता भी बैठक में शामिल हुए। लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला इस बैठक में शामिल हुए, तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, आरजेडी के मनोज झा, डीएमके नेता शिवसेना से सुभाष देसाई और प्रियंका चतुर्वेदी, जम्मू कश्मीर की दोनों अहम पार्टियों पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला भी इस बैठक में शामिल हुए। All we have decided there will be only one consensus candidate. Though I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously. If Sharad Pawar is agreed is okay, but he said he is not interested. But then we will do it. So when he is not, if he is agreed, everybody will give him support. And if not, then the name should be come from the political parties. They will consult Sharadji, consult with others, and then it will be decided. अभी 2-3 दिन हमारे हाथ में है, हम लोग इनसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, उनकी राय क्या है वो देंगे और आज के मीटिंग का आउटकम क्या है वो भी उन्हें बताएंगे। वहीं दिलचस्प बात यह है कि बैठक शुरू होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को फोन कर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। बीजेपी राष्ट्रपति पद पर अपने उम्मीदवार को जिताने की तैयारियां पूरी कर चुकी है। बीजेपी की कोशिश है कि उसकी पसंद के प्रत्याशी को आम राय से चुनाव जितवाकर खुद को लोकतांत्रिक परंपरा का संरक्षक साबित कर सके। वाईएसआरसीपी और बीजेडी के ममता की बैठक से नदारद होने से साफ है कि राष्ट्रपति तो एनडीए का ही बनेगा, क्योंकि संख्या बल को देखते हुए बीजेपी और सहयोगी दलों का संख्या बल विपक्ष के संयुक्त संख्या बल से कुछ ही कम है। ऐसे में उसे इन दलों में से एक दल का भी समर्थन मिलता है तो उसकी जीत सुनिश्चित है। बीजेडी भी बीजेपी से सीधी टकराहट लिए बगैर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से दूरी बरतना पसंद करती है। हालांकि 2017 में बीजेडी ने रामनाथ कोविंद को ही समर्थन दिया था, तो वाईएसआर कांग्रेस भी कांग्रेस विरोध की बुनियाद पर खड़ी हुई थी, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में बीजेपी से बैर करना ठीक नहीं समझ रही है। हाल ही में वाईएसआरसीपी नेता और आंध्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। आज का मीटिंग में महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम लोगों ने हर इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे सेंड देयर रिप्रेजेंटेशन और बहुत सारे सीनियर लोगों ने भी आए थे। देयर आर सो मेनी पार्टी, इवन सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, कांग्रेस, द शिवसेना, द डीएमके, like this so many party, NCP, Trinamool Congress, all they were there. So only 1-2 party may be left out because they have some reason, maybe they are busy or sometimes. लेकिन ममता बनर्जी के अलावा विपक्षी एकता के लिए टीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव काफी सक्रिय हुए थे। उन्होंने महाराष्ट्र में
उद्धव ठाकरे से मुलाकात की तो डीएमके नेता स्टालिन ने भी इस बैठक से किनारा कशी कर ली। उन्हें भी कांग्रेस के साथ जाना पसंद नहीं। तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी ममता मुलाकातें कर चुकी थीं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दूरी बरतना ही बेहतर समझा। आम आदमी पार्टी की भी कोशिश कांग्रेस की जगह लेने की है, लिहाजा जिस बैठक में कांग्रेस शामिल हो उस गली से आम आदमी पार्टी गुजरना भी ठीक नहीं समझती। हालांकि आम आदमी पार्टी इस बैठक को जल्दबाजी बता रही है। बहरहाल विपक्ष की कोशिश है कि जीतने की स्थिति न होने पर भी लोकतांत्रिक परंपरा के निर्वाह के लिए अपना संयुक्त प्रत्याशी उतारा जाए। महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी का नाम सामने आ रहा है। वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। समझा जा रहा है कि उनका नाम आने से पहले फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार और यशवंत सिन्हा का नाम भी सामने आया था, लेकिन गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार रामनाथ कोविंद को मैदान में उतारकर विपक्ष की रणनीति की धज्जियां उड़ा दी थीं। इस बार भी समझा जा रहा है कि पीएम मोदी आखिर में तुरुप का पत्ता चलकर विपक्ष की चालों को बेअसर कर सकते हैं। समझा जा रहा है कि आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बीजेडी ने भी आदिवासी नेता और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम एनडीए की तरफ से प्रस्तावित किए जाने पर समर्थन देने का संकेत दिया है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सवाल यही होगा कि आखिर किस तरह से इसे देखा जाए और ये जो बैठक हुई, इस बैठक के क्या मायने निकाले, क्या बात हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ भरत सिंह जी जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है भरत जी आपका भी। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एनसीपी के स्पोक पर्सन है। बहुत स्वागत है सर आपका। और संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर है टीएमसी की। आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रिजमोहन जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि शरद पवार की नेतृत्व में ही विपक्षी पार्टी को एकजुट करने के लिए बैठक हुई। साथ ही साथ राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी कौन होगा, इस पर भी चर्चा हुई। सर, कौन सा नाम फाइनल हुआ है, क्या नाम फाइनल हुआ है और क्या कुछ बैठक के अंदर चर्चा हुई? नेहा जी, देखिए, एक तो जो आज बैठक हुई है, मैं उसका स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ और उसकी मेरे को कोई ऑफिशियली मेरे पास जानकारी नहीं है, तो उस पर तो कुछ कहना ठीक नहीं होगा। पर एक बात जरूर है कि आदरणीय ममता जी ने जिस प्रकार से पूरे विपक्ष को एकत्रित करने का जो प्रयास किया, वो प्रयास तो अपनी जगह पे, जिस प्रकार से उनको समर्थन मिला, उसने इस बात को तो सिद्ध कर दिया है कि हिंदुस्तान की, भारत की जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो सब एकजुट होकर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक बेहतर उम्मीदवार को तलाशना चाहती है। और मैं सोचता हूँ कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए ये चीज बेहद जरूरी है कि विपक्ष भी मजबूत हो और जो सरकार में बैठी हुई पार्टी है वो भी अपने ढंग से काम करे। तो ये एक अच्छी शुरुआत हो रही है। और लेकिन सर, इस शुरुआत में कई दल आप लोगों के साथ नहीं आए, जिसको आपने आमंत्रित भी किया था, वो लोग आपके साथ नहीं आए। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि हम इन विपक्षी एकता के साथ नहीं हैं, अपनी अलग राह चुन रहे हैं। देखिए, सारे राजनीतिक दल जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं, वहां पर उनकी अपनी स्थानीय स्तर की भी कुछ टाइज होती है, पॉलिटिकल टाइज। उसका रास्ता ढूंढ लिया जाएगा। पर इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि जो आज लोग नहीं पहुंचे हैं, कल उनके साथ बैठ के बात नहीं हो सकती या उनसे कोई चर्चा नहीं की जाएगी। हमारे जो आदरणीय नेता शरद पवार जी हैं, उनको पूरा देश जानता है कि वो एक बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही अजात शत्रु के रूप में उनकी पहचान है राजनीति में एक लंबे समय से। तो वो जब उनके हाथ पे कमान है तो वो बात भी करेंगे और किसी से भी बात करने में कभी शरद पवार जी ने कभी संकोच नहीं किया और जिससे भी वो बात करना चाहते हैं वो भी कभी उनको नकारता नहीं। अगर उनका टेलीफोन जाएगा तो बात होती है। तो मुझे लगता है कि पवार साहब और आदरणीय ममता जी इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और उनके साथ सबसे बड़ी बात है कि पूरे जितने भी दूसरे दल के जो वर्तमान नेता हैं, सर ये भी खबर आई है कि शरद पवार को भी राष्ट्रपति बनने के लिए कहा गया था। सभी दल इस पर सहमत भी थे, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को नकार दिया।
हाँ, ये मेरी व्यक्तिगत रूप से अभी 2 रोज से बात हुई आदरणीय पवार साहब से, तो इसलिए मैं इस बारे में तत्काल अभी कुछ नहीं कह सकता। जो आपको जितनी जानकारी है उसी पेपर के माध्यम से मुझे भी मिला है इन पर जानकारी की अभी उन्होंने तत्काल रूप से मना किया है। लेकिन मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं, इसलिए नहीं कि वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मेरे नेता हैं, यह हकीकत है कि इस समय भारत में लोकतंत्र के लिए जितना अनुभवी कोई व्यक्ति होना चाहिए उसमें शरद पवार जी को पहले नंबर पर रखना ही होगा। राजनीति में भी उनका अनुभव और प्रशासन चलाने का भी उनका जो अनुभव है वो अद्वितीय है और इस मामले में वो बेजोड़ नेता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब देखना ये कि ये तो चूंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी बाध्यताएं हैं, उनके सामने भी अपना एक बहुत बड़ा कैडर है। तो ये किस प्रकार से ये शेप लेगा, कैसे आने वाले दिनों में राजनीति परिवर्तित होगी, ये देखने वाली बात है। ठीक है संजय जी, क्या ये जितने भी दल आज इस बैठक में शामिल हुए वो भारतीय जनता पार्टी का या फिर एनडीए का प्रत्याशी राष्ट्रपति बनने से रोक सकते हैं क्या? देखिए, ये पहली बार हम लोग रोकना या बनाना ये अभी हमारे हाथ में नहीं है। हमारी ये कोशिश है कि हम किसी भी तरीके से एक ऐसा प्रत्याशी जनता के सामने पेश करें जिसकी सर्वमान्य छवि हो, और उसी कोशिश के तहत जो है ममता देवी और शरद पवार जी ने आज एक बहुत सराहनीय प्रयास किया है और अधिकांश विपक्ष को एकत्र किया है। कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं जो किसी भी कारणवश आज नहीं आ पाए, लेकिन उनके साथ अलग से मंत्रणा चल रही है। मैं आपको बता दूं कि कुछ एनडीए के दल भी ऐसे हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं और वो सबसे आखिरी में खुलेंगे। तो हमारे को ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रत्याशी होगा इस बार, विपक्ष का जो प्रत्याशी होगा, शायद राष्ट्रपति जो है अपनी बार एक ऐसा अच्छा राष्ट्रपति इस बार मिलेगा भारत से जो सर्वमान्य होगा। और मैं तो बार बार कल भी मैंने परसों भी आपके पास डिबेट हुआ था तो मैंने कहा था कि इस बार भाजपा को जो है बड़ा दिल दिखा करके। नहीं सर, सवाल ये है। ठीक है, चलिए भरत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। भरत जी, अब सवाल इस बात को ले गए, इस बात को लेकर है कि क्या एक प्रत्याशी उतारना इस विपक्षी पार्टी का मकसद है या फिर उस प्रत्याशियों को जिताना भी? ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ये जो पार्टियां एकजुट हुई है आज मीटिंग में आई, इनसे क्या राष्ट्रपति प्रत्याशी उतार के उन्हें जिताया जा सकता है क्या? नेहा जी, देखिए ऐसा है कि अगर हम सभी जितने दल हैं, विपक्षी दल है, अगर एकजुट एक मंच पे आ जाएंगे तो जिताना कोई असंभव चीज नहीं है। क्योंकि हमारे पास इतनी वोटिंग है कि हम अपने जो भी अगर एक सहमति से जिसका भी नाम आता है कैंडिडेट को खड़ा करते हैं तो उसको चुन के ला सकते हैं। अब बशर्ते बात यह है कि सारे विपक्षी दल एक साथ आना चाहिए। अब कुछ जैसे आप बता रही है कि 2-3 लोगों जो 2-3 पार्टियां हैं वो नहीं पहुंची थी, तो उनका कुछ व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, कुछ व्यस्तता भी हो सकती है, इस वजह से नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन अभी ये पहले दौर की मीटिंग थी, बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि इसमें बहुत कुछ बदलाव आया है और सारे विपक्षी दल मिलके एक अच्छा कैंडिडेट जो भी होगा सुझाव दिया जाएगा। हाँ, पहले शरद पवार जी का नाम चला, लेकिन शरद पवार जी ने खुद सामने से कहा कि नहीं, मुझे इच्छा नहीं है। इसके बाद अब जो है उस पर मंथन हो रहा है कि किसको खड़ा किया जाए, और जो भी नाम आएगा, जैसे कि आप कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक चलेंगे मोदी जी, तो आप ये भी समझ लीजिएगा, आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि जो भी विपक्ष सब मिलके खड़ा करेगा वो भी एक बढ़िया नाम होगा और जिसको सभी की सहमति होगी, सभी पार्टी उसको मिलके और एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे हमारा एक नाम आएगा। ठीक है महेश जी, ये चुनौतियां बढ़ा रहे हैं क्या विपक्षी पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर पर एनडीए की? आपको ऐसा लग रहा है क्या? ये तो सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली बात है। और आज जैसे इन्होंने कहा कि इसके नाम पर हम सारे विपक्ष जो है इकट्ठे हो रहे हैं और पहला ही झटका लग गया कि भाई उसमें 4 से 5 लोग नहीं आए। जो लोग आए उन्होंने भी कोई स्पष्ट बात नहीं कही। कांग्रेस तो आज आई है, कल वो इनके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी उसके हिसाब से अगर इन लोगों ने कोई चिंता करी तब तो ठीक है। तो आज तो दिखाने के लिए उन्होंने दिखावे के तौर पे, चूंकि अगर सबसे ज्यादा डेंट अगर टीएमसी किसी को देती है
तो निश्चित रूप से कांग्रेस देती है। और आज जो वो कहीं प्रयास भी कर रही है किसी भी अवसर पे, 5-6 बार तो ऐसा ममता जी कर चुकी हैं कि उस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जो एक वैक्यूम आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं वो भरने की कोशिश कर रही है, या गोवा हो, असम हो, या कहीं और अन्य राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस जैसे ही कमजोर होती है टीएमसी वहां पे अपना घुसने का घुसपैठ बनाती है। एक तो ये बात है। दूसरा कि एक आज की इस बैठक से तय हो गया कि जो ये लोग अपनी जो एक राजनीति के जो कवायद है इनकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, ये निश्चित रूप से नेहा जी कड़वाहट और बढ़ाएगी। सवाल है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का एक संवैधानिक पद होता है, जब व्यक्ति उस पर उसका चयन हो जाता है तो वो पार्टी के ऊपर कहीं जाके एक संवैधानिक पद पे काम करने वाला व्यक्ति होता है, और उसके प्रति एक कड़वाहट का वातावरण ममता जी जैसे इनका शुरू से यही काम रहा। ये राजनीति की इतनी बड़ी मतलब तमाशा रही है कि इनको कभी भी किसी भी चीज को लेके जो है ना इसी तरह से करना पसंद है, जबकि इनको मालूम है कि इनकी जीत किसी भी तरह से नहीं है। हमारे पास आज के डेट में 10,000 वोट कम है। हमारे पास ऑलरेडी आप कह रही हैं कि बीजेडी जो है किसी एसटी कैंडिडेट के लिए जो है तैयार है। वाईएसआर कांग्रेस जो है वो हमारे साथ है, एआईडीएमके हमारे साथ है। हम तो ये कह रहे हैं कि 10,000 वोट के पीछे हम अपने कैंडिडेट ना उतारें। हम ये कह दें कि नहीं जी आप आइए, आपका स्वागत है, आपको रेड कारपेट डालते हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहती है या एनडीए अगर ये चाहती है कि निर्विरोध एक प्रत्याशी चुना जाए, एक व्यक्ति चुना जाए राष्ट्रपति के लिए, वो कैसे संभव है? यहाँ तो बैठकें हो रही है सर, रणनीति बन रही है। नहीं, उसी के लिए नेहा जी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, दोनों आदमियों को पूरा हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनके तरफ से उनको अधिकृत किया गया है कि आप तमाम हमारे विपक्षी मित्रों से भी पूछिए कि कोई कंसेंसस बनता है, कोई सर्वसम्मति बनती है, तो इससे खूबसूरत मिसाल और कोई नहीं दिया जा सकता है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में। और अपने प्रथम नागरिक के चयन करने के दौरान अगर हम ऐसा कोई सहमति बना पाए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, इस प्रजातंत्र के लिए भी सौभाग्य की बात होगी। और ये जो अभी एक इसके नाम पर जिस तरह से एक कड़वाहट बढ़ेगी और ये राजनीति जो एकीकरण का है ये दो फाड़ आपको दिखाई देगा। अभी तो इन्होंने 4 नाम दिया, अभी दूसरे चैनल पे था वहाँ 2 और नाम आए। वहाँ देवगौड़ा जी का नाम आया, वहाँ पे राबड़ी देवी जी का नाम आया। तो इस तरह से ये आप समझ लीजिए कि सवाल ये है ना सर, देखिए चाहे राबड़ी देवी का नाम आए या देवेगौड़ा का नाम आए या पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का नाम आए या गोपाल कृष्ण गांधी का नाम आए, सवाल अब इस बात को लेकर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या एनडीए इन नामों पर राजी है? नहीं, हम क्यों करेंगे, हम क्यों राजी होंगे? आप मुझे ये बताइए कि बीए की परीक्षा हम पास करें तो सर्वसम्मति से एक मत से कैसे पास? मोहन जी, अब सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी महेश वर्मा जी कर रहे थे। महेश जी कह रहे हैं कि देखिए हमने ये नियुक्ति की है इसीलिए राजनाथ सिंह की और जेपी नड्डा की इस कार्य के लिए, ताकि वो विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक कर इस मसले का समाधान ढूंढे और एक आम सहमति बने। सर इन नामों पर एनडीए सहमत नहीं है, ये कह रहे हम क्यों इस पर सहमत होंगे? हम क्यों इसमें सहमत होंगे जो विपक्षी पार्टी की तरफ से नाम सुझाए जा रहे हैं? हम इस पे सहमत क्यों होंगे? हमारे पास तो वैसे भी बहुमत है और बाकी जो थोड़ी बहुत कसर है वो और विपक्षी पार्टियां आकर हमारे साथ चुनाव में हमें समर्थन दे देगी, जैसे कि 2017 में दिया था। तो सर ये जो बैठक है इसका क्या मतलब था और क्या लगता है कि सर्वसम्मति से कोई नाम आगे बढ़ पाएगा? देखिए, इसको थोड़ा व्यापकता के साथ देखना होगा। 2017 में एनडीए के पास भरपूर समर्थन था। यही कारण था कि तत्कालीन राष्ट्रपति चुनाव में उन लोगों को 63% वोट मिले थे टोटल पूल वोट का। लेकिन हम थोड़ा पीछे यदि जाएं, जब आदरणीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे देश के, उस समय भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। क्योंकि उस समय उनके पास संख्या कम थी, तो कंसेंसस के साथ कलाम साहब को उसका नाम आ गया था, जिससे सारे लोगों ने सहमति दी और उस पर निर्विरोध उनका निर्वाचन हुआ था। अभी जो हाल की हालात है इसमें टोटल 667 सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के मिला के, और 4033 इतने विधायक हैं। और जो
विधायकों की जो वोट की वैल्यू होती है वो वहाँ की जो प्रदेश की जनसंख्या होती है उसके अनुपात में होती है, लेकिन जो देश के सांसद हैं उनके वोट का मत जो है, उनका वेटेज जो है 700 है, 700 के करीब है। यदि इन तारीखों का मूल्यांकन किया जाता है तो 10,80,000 वोट हैं। इसमें से किसी भी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को जीतने के लिए 50% प्लस 1 वोट चाहिए, यानी 5,40,000 प्लस 1 वोट। अभी जो अंक गणित है, क्योंकि ये सारा मामला अंक गणित पे तय होना है, तो अभी जो अंक गणित है उससे ऐसा लगता है कि सर आपके पक्ष में है या नहीं है? अभी अंक गणित आपके पक्ष में है या नहीं है जी? अंक गणित आपके पक्ष में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, विपक्षी पार्टियों के पक्ष में है या नहीं है? हाँ, वही मैं आपसे कह रहा था कि अभी यदि उस अंक गणित का हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो अभी तत्काल रूप से ऐसा लगता है कि ये विपक्ष के हित में है। लेकिन अगर, क्योंकि निश्चित रूप से कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उनको अपने बड़े भाई की भूमिका भी निभाना ही चाहिए। अगर वो ठीक ढंग से कोई बातचीत करते हैं और अगर सारे नेता सहमत होते हैं तो हो सकता है कि ये भी फैसला हो जाए। लेकिन ये बात सच है कि अभी वर्तमान में एनडीए की शक्ति कम है मत के हिसाब से यदि मैं देखता हूं तो, और विपक्ष के नेताओं की मत की संख्या यदि अपन देखते तो ज्यादा है। इसमें एक पेंच और भी अभी राजनीतिक पेंच, बिहार के जो आदरणीय मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, जिस प्रकार से पिछले 1 महीने से जो जितना सुनने में आ रहा है, जितना देखने में आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनकी नाचपाकी है एनडीए के साथ। तो अगर समझिए ये बात हकीकत है कि उनकी नाचपाकी अगर एनडीए के साथ है तो फिर निश्चित रूप से एनडीए के पास अपने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उतने मत नहीं होंगे जितने कि उनको चाहिए। ऐसी स्थिति में जैसे आदरणीय राजनाथ सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जेपी नड्डा साहब वरिष्ठ नेता भी हैं और भाजपा के अध्यक्ष हैं। इन लोगों की भूमिका कितनी सकारात्मक होती है, ये कितना विपक्ष के लोगों का मान सम्मान रखते हैं और कितनी उनकी बात को मानते हैं। महेश जी के पास एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। महेश जी, नीतीश कुमार को लेकर भी अब अटकलें लगाई जा रही हैं, कैसे देखते हैं इसे? महेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी जी, रखिए अपनी बात। मैं कह रहा हूँ कि देखिए अटकलों का तो बाजार ये जब तक राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा नहीं आ जाता है तब तक तो ये बाजार गर्म रखेंगे ही। और कि बाजार गर्म करने का यही तौर तरीका है जो इन्होंने अभी ब्रिजमोहन जी ने कहा। सवाल यह है कि नीतीश जी अभी एनडीए के हिस्से हैं, उन्होंने किसी भी तरह से कोई बात ऐसी नहीं कही जिसके ऊपर ये बात, जो पता नहीं इनको नीतीश जी ने फोन किया, किसने फोन किया, क्या कहा, किस तरह से इन्होंने उस चीज को मतलब समझ लिया कि नीतीश जी हमारे से दूर हो रहे हैं। हमारे मतलब हम वहाँ बड़ी पार्टी हैं, नीतीश जी की छोटी पार्टी है, हमारे समर्थन से वहाँ सरकार चल रही है, हम लोग की मिली जुली सरकार है। और आज जब अब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो नीतीश जी कहेंगे कि नहीं जी हम तो आपके साथ नहीं हैं। तो इस तरह के बाजार गर्म करके नहीं, लेकिन सर इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना कि वक्त वक्त पर नीतीश कुमार मुखर होते रहते हैं। देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जातिगत जनगणना की बात हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो या फिर धर्मांतरण विरोधी कानून की बात हो, उन्होंने मुखर होकर बोला कि देखिए इसकी जरूरत नहीं है, जातिगत जनगणना की जरूरत है और ये हम कराएंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तमाम हर मुद्दे पे वो मुखर होकर बोलते हैं। तो फिर आप कैसे श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि देखिए राष्ट्रपति चुनाव में वो आपके साथ ही रहेंगे? देखिए हम आज के डेट में ये कैसे कहें कि वो हमारे साथ नहीं है। एक जातीय जनगणना या वो जो कोई भी मुद्दा हो, स्टेट का मुद्दा है, ये देश का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और आज वो एनडीए में हमारे साथ जो है सरकार वहां चला रहे हैं। भाई हमारी पार्टी वहां सबसे बड़ी पार्टी है। इस चीज का भी तो कहीं ध्यान रख सबसे बड़ी नहीं सर, सेकंड नंबर की आपकी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। लेकिन हाँ, उनसे बड़ी पार्टी तो है ही। जेडीयू से तो बड़ी है ना, हमारे विधायक ज्यादा है ना। जी जी जी, इस चीज को तो कोई इग्नोर नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात की अगर हम यही बात कहें कि आज जेएमएम ने क्या किया, आप बताइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने के तरफ से कौन था इस मीटिंग में? हम क्या मान ले? हम कह दें कि भाई अब इनकी वहां सरकार जो है मिली जुली सरकार है कांग्रेस के साथ और वो आज नहीं है तो फिर वो इनके साथ नहीं है।
तो इस तरह का आकलन करके जो है ये एक राजनीतिक जगलरी जो ये कही जाती है, इस चीज को जो है मैं समझता हूं कि ये आधार नहीं है इस चुनाव का। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं नेहा जी, ये जो कवायद है, इस कवायद का एक अंत जो है, दुखद अंत ये भी होगा कि ये जो एकीकरण के नाम पर ये छठी बार ऐसा होगा ममता बनर्जी का प्रयास, क्योंकि ममता जी के क्रेडेंशियल बहुत डाउटफुल रहा है हमेशा। या मुलायम सिंह यादव की बात हो, या अन्ना से हो, या साउथ में जो है जाके जो कुमारस्वामी से हो, या वो अखिलेश से हो, या कोई भी पार्टी आप ले लीजिए, उनका आप पूरा इतिहास भूगोल देख लीजिए। उन्होंने कभी, अभी पश्चिम बंगाल में जो है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते मिलाते उसको ठोकर मार गई। और वहां सबसे ज्यादा अगर नुकसान टीएमसी के वजह से हुआ किसी को, तो कांग्रेस पार्टी को हुआ है, जो नोटा से भी कम वोट कांग्रेस को मिला। और वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है, किसको कितना नुकसान हुआ चुनावों में। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी आपने किया कि जेएमएम अगर नहीं आया तो उसके क्या मायने निकाले भरत जी? वो विपक्षी पार्टी के साथ नहीं है। महेश जी का तो ये स्थिति है कि मीठा मीठा गपगप और खवा थू, जब ये स्थिति है। अभी तक इसके पहले वो गिना रहे थे कि ये मीटिंग में नहीं आए, ये मीटिंग में नहीं आए तो ऐसा हो सकता है, ये मीटिंग में नहीं आए तो ऐसा हो सकता है। और हम क्यों उनके विरोध, अगर विरोधी कोई नाम सुझाता है, विपक्ष अगर कोई नाम सुझाता है तो हम उस पर क्यों सहमति दे? तो ये तो सब पे लागू होता है ना महेश जी, कि आप जो नाम सुझाए तो हम उस पर क्यों सहमति दे। रही बात, ये सब पे नहीं लागू होता। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब आप भी बताइए ना कि उन्होंने, बृजमोहन जी ने सही कहा, नीतीश कुमार जी कितने नाराज चल रही है, नेहा जी को भी पता है, पूरे देश को पता है कि हो सकता है कि वो बाद में आप क्रॉस वोटिंग कर दें, आपके साथ नहीं रहे। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर नहीं आई है, वो पक्ष में वोट कर दे। नहीं, होने को तो बहुत कुछ चीजें हो सकती है ना भरत जी। नेहा जी, मैंने पहले ही कहा कि बहुत कुछ किसी की जो है व्यस्तता हो सकती है, कोई कहाँ फंसा हुआ हो सकता है। और फिर पहली मीटिंग थी ना, कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि एक ही मीटिंग में सब आ जाएंगे। नहीं, खबरें तो ये भी है सर कि आम आदमी पार्टी इसलिए नहीं आई क्योंकि कांग्रेस उस बैठक में शामिल थी। यानी कि विपक्षी में इतनी फूट है तो कैसे मुकाबला होगा सर? नहीं, ये कहाँ से कह दिया कि विपक्ष में फूट है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या आम आदमी पार्टी भाजपा के साथ जा सकती है क्या? आप ही बता दीजिए, जा सकती है क्या? नहीं जा सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तो ये कैसे तय होगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकती है सर? नहीं, सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं है ना वहाँ पे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी लीड नहीं कर रही है, सभी विपक्ष की पार्टियां मिलके एक कैंडिडेट उतारना चाह रही हैं, सब मिलके उतारेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो अपने महेश जी ये कह रहे हैं, उसका बेसिस क्या है वही समझ में आना चाहिए। वो हम देखिए, हम आपको क्यों बताएं? आप अच्छा ये बताइए मुझे कि बीजू पटनायक जी ने जिस महिला का नाम दिया है, अगर उसको आप नहीं उतारते हो, महेश जी अब तो सुन लीजिए, जिस महिला का नाम बीजू पटनायक जी ने दिया है, अगर आपने उतारा नहीं, वो आपको समर्थन नहीं देंगे, वो आके हमारे साथ आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत कुछ किंतु परंतु चलेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ठीक है, मैं संजय चक्रवर्ती का रुख करूं, उससे पहले बृजमोहन जी मुस्कुरा रहे हैं सर आप। ठीक है बृजमोहन जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह। और एक सेकंड सर, सवाल भी मेरा सुन लीजिए। संजय सिंह की मुलाकात हुई थी शरद पवार से हाल ही में सर, मुलाकात में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी बात हुई, क्या कुछ रहा? और क्या आम आदमी पार्टी की भी पसंद शरद पवार ही है क्या? देखिए, आदरणीय शरद पवार जी से बहुत बेहतर रिलेशन है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के और संजय सिंह जी के। आप पार्टी से हम लोगों के बहुत अच्छे संबंध हैं और निश्चित रूप से अगर शरद पवार जी सामने आते हैं तो आप पार्टी का समर्थन मिलेगा, इसमें किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि अगर आदरणीय शरद पवार जी उनको कोई सलाह देंगे तो उनके लिए आदरणीय शरद पवार जी की सलाह को बहुत ज्यादा महत्व होगा, इसका भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं भी आप जैसे कह रहे थे कि ममता जी के बारे में बहुत सारी बातें भी आपने कही। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो एनडीए का पहला स्वरूप था जिसमें आदरणीय चंद्रबाबू नायडू उसके कन्वीनर हुआ करते थे, आज चंद्रबाबू नायडू कहाँ है? महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, वो कहाँ है?
शिवसेना के साथ बैठ कर सरकार बनाई थी वो कहाँ है, अकाली दल कहाँ है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये प्रक्रिया खाली विपक्ष के साथ है। भारतीय जनता पार्टी भी इन सारी चीजों, इन्हीं दुविधाओं से निकली है और उन्होंने भी अपने साथियों का विश्वास खोया है, तभी तो उन लोगों ने साथ छोड़ा। आप देखिए कि अकाली दल की तो मंत्री थी केंद्र सरकार में, उन्होंने केंद्र सरकार से इस्तीफा दिया और उन्होंने आरोप क्या लगाया था बीजेपी पे, ये कहते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने किसान बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उन्होंने अकाली दल को विश्वास में नहीं लिया। तो ये विश्वास तोड़ने की जो कहानी है वो मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ी हुई है। यही आरोप शिवसेना का था और यही आरोप चंद्रबाबू नायडू का भी था। तो एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी तरफ भी देखना चाहिए, विपक्ष की तरफ देखने के मुकाबले, कि वो अपने आप को कैसे इस मेन स्ट्रीम पे जो कहते हैं कि शुचिता की राजनीति की बात, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात, तो उसमें कहाँ वो खुद कहाँ खड़े हुए हैं। अलग ट्रैक पे जा रहे हैं सर, हम अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। डिबेट हमारी इस पे नहीं है, भ्रष्टाचार पे आज हमारी डिबेट नहीं है, लेकिन अब सवाल इस पे कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अगर उम्मीदवार होगा विपक्षी पार्टियों की तरफ से तो कौन होगा और क्या उस पर सत्ता पक्ष भी सहमत होगा? संजय जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, संजय जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं और गेस करूंगा। देखिए, पहली बात तो इनका आपने देखा होगा कि मैंने कुछ महीनों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं वो बड़े दम्भी हो गए, बहुत ज्यादा अहंकार आ गया है उनके अंदर। वो सोचते हैं आप जो कहेंगे वही सही, बाकी जो कहेंगे वो सब बेकार है। अगर आप सही है तो राजनाथ सिंह जी की जरूरत क्या है, जेपी नड्डा जी की जरूरत क्या है, इसलिए वो विपक्ष से बात करना चाहते हैं। और आपका ही प्रत्याशी को हम समर्थन करेंगे, ये हमारी कौन सी मजबूरी है? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबके पास अधिकार होता है, हर आदमी स्वतंत्र है वो किसको वोट दे किसको ना दे। अगर आप इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, जैसा कि अभी महेश जी ने बताया, तो क्या जरूरत है आप जेपी नड्डा जी को या राजनाथ सिंह जी को उतारने की? क्योंकि आपको पता है अंग्रेज कलह आपके पास बहुत ज्यादा हो चुकी है इस समय, और जो वादे जो आप लोगों ने अपना लेकर के घोषणा पत्र लेकर के आए हुए थे, तो घोषणा पत्र के आधार पर आपने कोई काम नहीं किया हुआ है। अंदरूनी काफी लड़ाइयाँ चल रही है, नीतीश कुमार जी का नाम तो निकल के सामने आ रहा है, बाकी और भी कुछ दल इनके साथ है जो इस समय इनसे बहुत नाराज कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी का चुनाव जिस दिन डिक्लेयर होगा उसके बाद जब वोटिंग होगी आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं, अगर ममता बनर्जी संजय जी एक सेकंड, नहीं, अगर ममता बनर्जी सुन लीजिए सर, ममता बनर्जी अगर ये कहती हैं कि एक दो दलों की गैर मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता, सर यहाँ पर तो एक दो दल गैर मौजूद रहेंगे, वहाँ पर तो काम बन जाएगा। नहीं, हमारे अगर एक दो दल कम पड़ेंगे तो वहाँ ज्यादा पड़ेंगे। दिक्कत उनके साथ यही है, वरना तो जेपी नड्डा जी तो राजनाथ सिंह को विपक्ष के साथ बात करने की जरूरत क्या है, क्योंकि उनको पता है जरूरत क्या है। महेश जी, महेश आप ये कहते हैं कि देखिए हम तो हर जगह बहुमत से है, कुछ थोड़ा बहुत कमी है वो भी हम पूरी कर लेंगे जैसे कि 2017 में किया था। ये कह रहे हैं कि जब सब कुछ आपके पास है तो जरूरत क्या है सर? महेश जी में ही कहा कि स्वस्थ प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत ही खूबसूरत बात होती कि सर्वसम्मति से उस पद पर किसी हमारे व्यक्ति का चयन होता। महाराष्ट्र में याद नहीं आया, कहीं न कहीं हमारे विपक्ष के मित्र हमसे कहीं सहमत होते। स्वाभाविक रूप से अगर हमने काम किया, हमारे पास स्ट्रेंथ है, हम चीजों को कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम इस चीज के लिए ना कहें। हमारे पास अगर स्ट्रेंथ नहीं होता उसके बाद कहीं जाके कह रहे होते। जैसे आज अगर नेहा जी अगर मैं बात करूं कि आज अगर ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद जो है टोटल मैं कैलकुलेट कर रहा था तो ये 3 लाख को भी पार नहीं कर पा रहे। तो आज मान लीजिए कि ये कह रहे हैं, चलिए मैं बृजमोहन जी की बात को थोड़ी बड़ी कर देता, हमसे नीतीश जी चले गए, तो भी अब नीतीश जी माइनस करके भी अगर आज चुनाव हो तो क्या आप जीत रहे हैं? तो ये जो राजनीतिक कड़वाहट जो घोलने का काम है देश में कि भाई आप राष्ट्रपति का चुनाव करने जा रहे हैं जो सारी पार्टियों के लिए होता है, उसके चयन होने के बाद राजनीतिक कड़वाहट कौन घोल रहा है सर? ये जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? निश्चित रूप से ये जो देश में सरकार आप चला रहे हैं पूरी तरह से राजनीतिक कड़वाहट आपने पूरे देश में घोल दिया है। विपक्षी बैठक हो रही है तो जहर घोलने का काम किया जा रहा है क्या?
हाँ, ये स्वाभाविक है, महेश कड़वाहट जी, तो आपकी बढ़ेगी ना इससे सरकार किसी और भी आदमी आपके की। राज में तो ऑफिसों में मैं जाके कह रहा मारा हूं जा कि रहा आप है, एक एआईसीसी के प्रत्याशी हेडक्वार्टर में के जाके खिलाफ सांसद कोई को उठा पार्टी उठा अगर के खड़ी फेंका होती जा है रहा तो है। उसके मन में ये क्या तो आएगा? आप जो सरकार चला प्रत्याशी, जो रहे हैं। राष्ट्रपति बनेगा उसको क्या है कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारा विरोध किया। देश के प्रधानमंत्री के राज में तो ये हो आता रहा है है नहीं कि आता? एआईसीसी आपका विरोध कोई हेडक्वार्टर में करेगा जाके तो आपको याद पूरे रहेगा कि नहीं सांसदों को रहेगा? उठा उठा के फेंका जा रहा है। जब मालूम और है आप कि भाई कहते हैं कि जीत रहा देश है में कड़वाहट क्या है? तो फिर उसका विरोध करने का एकमात्र कारण है कि भाजपा का विरोध करना है, इसलिए उस प्रत्याशी का विरोध करें। ये मानसिकता खत्म हो इस देश से कम इस चीज पे सर्वसम्मति बने। और दूसरी बात जो ये संजय जी कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो कहीं दम्भ है या हम कहीं घमंड, बस ऐसी बात कह रहे हैं। अरे भाई किस बात का घमंड? घमंड आपके नेता में है, उनसे पूछिए। उनके घमंड के कारण कई बार ऐसा हुआ इस देश में कि राजनीतिक अराजकता जो है दिखाई दी। और रही बात अब कांग्रेस की, अब कांग्रेस का सुन लीजिए। कांग्रेस की तरफ से जो सुझाया हुआ नाम जो नहीं इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं होगी। ये मैं अभी बता रहा हूं। ये प्रवक्ता जो भरत सिंह जी हैं, ये कह दें आज के डेट में कि यहां जो भी चीज तय होगा या जो चीज तय हुआ उस चीज को मान लिया जाएगा। इनको कल सो कॉज नोटिस दे दिया जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। भरत जी, फिर आपके चैनल पे ठोक के कहता हूं नेहा जी कि सभी दल जो भी नाम सुझाएंगे उस पे कांग्रेस सहमति दे देगी। ठीक है, अब आपकी बातों को क्लियर ये गलत बोल रहे हैं। दूसरी अभी मैं दूसरी बात, अब तो कह दिया उन्होंने। मल्लिका नहीं, आपको अपनी पार्टी नहीं, को मल्लिका अर्जुन जी का बयान अभी सोनिया- सुनिए। 1 घंटा पहले का बयान मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का सोनिया निकाल जी के ने इनको आपको पढ़वा फोन करके दीजिए। कहा था क्या? सोनिया जी ने आपको फोन करके बताया था क्या? अरे मल्लिका अर्जुन खड़गे का महेश जी, बयान महेश पढ़ो ना। जी, मेरी आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करिए ना, कांग्रेस को भी करेंगे क्या? आओगे बयान। तो ये सभी पार्टी एक साथ बैठ के विचार विमर्श करके देगी। आपको मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या बोला है आज की मीटिंग के लिए। देश में जो नेहा जी ने कहा कि देश में जो अराजकता एक बार फिर से दोहरा दीजिए महेश जी, एक बार फिर से सुनना चाहते हैं। विपक्षी पार्टियां जो भी प्रत्याशी डिसाइड करेगी, कांग्रेस पार्टी उस पर तैयार है। भरत जी, नहीं, अभी इनके नेता नहीं, भरत जी क्या कह रहे हैं? भरत जी सुन लेते, एक सेकंड। मैं कह रहा हूँ कि नेहा जी जो आपने कहा ना, अभी उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि हाँ। अरे पहले इस पे आ जाओ। खड़गे जी ने जो कहा उसको मानते हो या नहीं मानते हो, उसको डिनाई करो। आप पहले उसको डिनाई करो फिर आगे बढ़ो। अरे भाई मैंने कहा, ये क्या तरीका है? बोला, मैं तो बीच में झूठ भी बोलोगे, उसके बाद मेरी भी बात सुन लीजिए। आपको लगता है सारे विपक्षी दल नेहा जी को लेकर सुन तो लेते महेश जी सुन भी लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, अब देखिए, आप जैसे जिस तरह से कहते हैं कि सभी आपको फोन करके बताए क्या, जिस तरह से आप एनसीपी नहीं, अगर विपक्षी पार्टियां एक नाम को डिसाइड करेगी, कांग्रेस पार्टी उस पर भी तैयार हो जाएगी। 100% कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी विपक्षी सब जब मिले हैं तो उसमें एक डिसाइड होगा नाम, उसपे तो सहमत, तभी तो हम गए मीटिंग में, तभी तो हम बैठे हैं साथ में कि सभी हम मिलके एक नाम तय करेंगे। उस नाम पे जो भी मुहर लगेगी सभी उस पे मिलके आगे चलेंगे। ठीक है, लेकिन जो लोकतंत्र की आप बात कर रही थी, जो आप बता रहे, तो लोकतंत्र नहीं चल रहा है नेहा जी, लोकतंत्र चल रहा है। और उसका आज जीता जागता उदाहरण मिला कि हमारे एआईसीसी के कार्यालय में घुस के और देश के प्रधानमंत्री की जो पुलिस है, देश के प्रधानमंत्री की पुलिस, वो सांसदों को उठा के फेंकती है। ये चाह रहे हैं कि इसी तरह से देश चले, इसी तरह से। ठीक है संजय जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है। देखिए, अगर आप ये कहें कि देखिए आम राय बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं की जा रही, तो फिर राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी क्यों दी गई है? पहली बात। और दूसरी बात, ममता बनर्जी की राय जानने के लिए राजनाथ सिंह ने फोन किया है और ये राय जानने की कोशिश की है कि राष्ट्रपति चुनाव पर उनकी क्या कोशिशें हैं, क्या राय है। एक सकारात्मक पहल के तौर पर तो देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सकारात्मक पहल की जा रही है कि भले ही सहमति बने या ना बने, एक कोशिश तो की जा रही है। संजय जी। जी बिल्कुल, यही कोशिश ममता जी कर रही है, यही कोशिश शरद पवार जी कर रहे हैं, यही कोशिश कांग्रेस जी कर रही है, ये कोशिश और भी दूसरी पार्टियां कर रही हैं कि एक तो स्पष्ट छवि का राष्ट्रपति इस देश को दिया जाए जो इंटरनेशनल लेवल पे भी स्वीकार्य हो, ऐसा कोई राष्ट्रपति हमारे द्वारा दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी अच्छा कैंडिडेट देती है कि हम उसको डिनाई कर देंगे या उसको मना कर देंगे, लेकिन कम से कम
ये अहंकार तो नहीं होना चाहिए। हमें तो 10,000 वोटों की जरूरत है, हमें कोई भी पार्टी समर्थन कर देगी और ऐसा वैसा। अरे पहले अपना घर संभालिए, अभी आपके घर में बड़ी अंदर कला है। अब हमारी तरफ मत देखिए, पहले अगर हमारे पे उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली आपसे इसकी है, ध्यान रखिएगा। तो पहले अपना घर संभाल लीजिए, पहले तो ये तो देख लीजिए, सुनिश्चित हो लीजिए कि सारे वोट आपको आपके एनडीए वाले देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं, ये पहले सुनिश्चित कर लीजिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इनको तो कोई भी एक पार्टी अगर वोट देती तो इनका काम तो हो चुका होता। नहीं, अभी बात ये भी चल रही थी, ये भी बात चल रही थी। देखिए, विपक्षी पार्टियां जितनी भी है, एक दो नामों पर सुझाव कहीं ना कहीं विचार कर रही है, लेकिन अभी महेश जी कह रहे थे, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो स्टेटमेंट दिया है वो वाकई अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, और सवाल इस बात पे भी खड़े करता है कि क्या विपक्षी पार्टियां उस नाम पर विचार करेगी जो कांग्रेस की तरफ से आगे रखा जाएगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं? अगर कांग्रेस कोई अच्छा नाम देती है तो हम क्यों नहीं जाता? कांग्रेस हमसे अलग थोड़ी ना है। आज जब ये मीटिंग में आए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि सर्वसम्मति, मैंने एक वर्ड आपको इस्तेमाल किया, सर्वसम्मति के साथ इस्लाम का विचार किया। हमारे पे अधिनायकवादी शब्द नहीं है, हमारे पे हम सब जो है सर्वसम्मति के साथ किसी काम का कांग्रेस ही अच्छा नाम देती है, तो कांग्रेस ही हमारे पास है। पश्चिम नेता का रोल का कांग्रेस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो उनका स्वागत है। आज ये आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आप हो, चाहे वाईएसआर हो, चाहे बीजेपी जनता दल हो, कि बीजेपी जनता दल ने अपना एक कह दिया कि अब इनको आप देंगे तो हम समर्थन करेंगे। अब एनडीए ना देगा, हो सकता है हमारा दल से नहीं। अगर कांग्रेस आपके दिए हुए नामों को नहीं मानती है तो फिर क्या किया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि सर्वसम्मति बहुत बड़ी चीज होती है, छोटी मोटी नोक-झोंक ये सब चलता रहता है, लेकिन जब देश की बात आती है और इस देश में एक इंटरनेशनल लेवल की बात आती है, राष्ट्रपति का चुनाव एक छोटा मोटा चुनाव में, पार्षद का चुनाव नहीं होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक भारत की छवि आती है, जिसकी वजह से कोई भी नाम अगर कांग्रेस ही देती है या मैं कहती हूँ आपका एनसीपी देती है या कोई भी देती है, सर्वसम्मति से तो हम लोग शरद पवार जी को चाहते जाते हैं। ठीक है, मैं ब्रिजमोहन जी करूँ एक बार फिर से। महेश जी, इन पे रिएक्शन दीजिए, हम लोग बता देते हैं, जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए। कह रहे हैं एनडीए को तो एकजुट कर लीजिए पहले, बाद में हमारे बारे में सोचेगा। इनके 2 लाख कम पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि चिंता आप करो, हम न करें, क्योंकि हम तो ऐसे प्रत्याशी को लेकर आ रहे हैं जिसकी हार निश्चित है। ये कहना चाह रहे हैं क्या? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या समीकरण है जो इतनी बड़ी दुहाई इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे सारा दुहाई देते हुए ये क्या समझाना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। एक बात। दूसरी बात ये बताइए कि अगर हमने जेपी नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी अगर दोनों ये प्रयास कर रहे हैं स्वस्थ लोकतंत्र में, अगर ऐसी सर्वसम्मति बन जाए, मैं तो ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि जैसे ये ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं, वैसे तो मैं ये आकलन कर रहा हूं कि पहला वो पार्टी टीएमसी होगी जो इस बात के लिए राजी होगी कि हाँ हम बीजेपी के साथ हैं। नहीं तो ये कह रहे हैं जब आप लोगों के पास इतना बहुमत है तो फिर क्यों विपक्षी पार्टियों के सामने आप आके कह रहे हैं कि जी हमारे साथ आइए? मैंने वही कहा ना कि देखिए कि राष्ट्रपति एक ऐसा पद और प्रतिष्ठा है हमारे देश में जो एक पार्टी से ऊपर होता है। वो व्यक्ति जब उस पद को ग्रहण करता है, इससे पहले नहीं था क्या सर? इससे पहले भी तो था, पहले भी तो चुनाव हुए। अब आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है आम सहमति से बनेंगे राष्ट्रपति? करना चाहिए कोशिश। एक पॉलिटिकल फेनोमेना है, ये पॉलिटिकल कटसी बनती है। अगर पॉलिटिकल कटसी बस हम ऐसा कर रहे हैं, कह रहे फंसे हुए हैं इसलिए। संजय जी कह रहे हैं फंसे हुए हो आप इसलिए कि हम हार के अभिमन्यु कौन सा कला है वो समझ में तो आना चाहिए ना। आपके यहाँ आपके पास 2 लाख वोट कम पड़ रहे हैं, हमारे पास 10,000 वोट कम पड़ रहे हैं, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अगर हम सद्भावना बस आपके घर चले गए तो आप कह रहे हैं कि ये तो डर के मारे जो है हमारे आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आप कहाँ बता रहे हैं? कौन सा लॉजिक है? हम तो ज्यादा हैं आपसे। कैसे लोग हैं? ये कैसी सोच है? के ऊपर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ये पहरुए ये कैसी बात कर रहे हैं? आज इनकी सोच और समझ पे कहीं दया आ रही है। अगर ये ऐसी राजनीति के साथ बढ़ेंगे तो इस देश में क्या ये भला कहाँ से कर पाएंगे? ये अपनी राजनीति। अभी ब्रिजमोहन जी कह रहे थे कि हम लोग तो आंकड़े में ज्यादा हैं, फिर भी जो एनडीए है, जो भी भाजपा के नेता हैं, वो बेकार में ही इतने खुश हो रहे हैं अपने प्रत्याशी को लेकर।
फंसे हुए हैं, तो इनको इसलिए बताइए आम ना, राय बनाने इनका की ज्ञान कोशिश कर वर्धन रहे हैं। इससे कीजिए। पहले चुनाव नहीं इनको होते रहे आंकड़ा क्या? दिखाइए कि कितने प्रतिशत वोट एनडीए के पास है, कितने नॉन एनडीए के पास है। और दूसरी बात कि हर एक पार्टी की आइडेंटिटी है। बीजेपी के पास अकेले इतना वोट है कि वो आज के डेट में अपने कैंडिडेट खड़ा कर सके, और इनका कोई ठिकाना नहीं है। कौन किसके पीठ में छुरा भोंके, कौन किसके बात को मानने से इनकार कर दे। इनकी अपनी राग, अपनी टपली है। जो इनको जो सपोर्ट कर रही है वो नाराज पार्टी है। नहीं, इससे पहले महेश जी कह रहे थे कि इनकी राग इनकी अपनी एक ढपली है, और ये भी कह रहे थे कि देखिए जब ये खुद अपने नेताओं की नहीं मान रहे तो ये क्या विपक्षी पार्टियों की मानेंगे। आपने अभी इन्होंने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है उसका खंडन कर दीजिए, बोल दीजिए नहीं मानते उनकी बात। कहे ना ये कि हम कि खड़गे जी ने जो कही है उस बात मुझसे सवाल है जी। खड़गे जी ने, देखिए खड़गे जी ने क्या बयान दिया ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मैं कहता हूँ नहीं मालूम है कि क्यों आए हैं डिबेट पे? अरे भाई सुन तो लीजिए ना बयान। मैं जहाँ बैठा हूँ वो हॉस्पिटल है, मैं यहाँ सुन लीजिए ना। नहीं, सोनिया जी के बिहार पे आप कहेंगे, कांग्रेस के बिहार पे आप कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि सभी आज का जो फैसला हुआ है वो हम मान लेंगे। अरे आपके पास तो देखिए आप जो है हार से बौखलाए हुए हैं। महेश जी आप हार से बौखलाए हुए हैं। हम फिर कह रहे हैं कि हमारे पास 52%, हमारे पास, चलिए हम नाम सुझाव करके देते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? सारे विपक्ष के दल एक नाम देते हैं, क्या आप उसको सहमति देंगे? क्या एक मत बनाएंगे आप? क्या आप आएंगे साथ में? नहीं, हम नाम देते हैं हमारे तरफ से जो नाम जाएगा। क्या आप नहीं, पहले उस बात बताइए, क्या मल्लिकार्जुन की बातों का खंडन करते हैं आप या नहीं करते हैं? बात मानते हैं नहीं मानते? मल्लिका नहीं, नेहा जी पहली बात मैं आपको बता दूं कि मल्लिका अर्जुन जी ने अभी क्या कहा है। बता दीजिए महेश जी, बता दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए क्या कहा। बता दीजिए आप, बता दीजिए आप। मीटिंग हुई, मेरे पास जो अपडेट था कि मीटिंग हुई, सर्वदलीय मीटिंग हुई, सभी में जो भी हमारा फैसला लेगी वो श्रीमती सोनिया गांधी हमारी अध्यक्षा लेंगी। इसी वजह से जो है अभी आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टी, अभी आपने कहा विपक्षी पार्टियां जो भी फैसला लेगी वो हमें मान्य होगा। नेहा जी मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। अगर मल्लिका अर्जुन जी अगर कोई नाम सुझा के दिए हैं, अगर पता चला है तो उस पर हम सभी लोग बैठ के बात करेंगे ना। अरे नहीं, उन्होंने ये सभी विपक्षी पार्टियां क्यों बैठी है? क्यों हम लोग सब मिलकर बात कर रहे हैं? करेगी हम क्यों बात कर रहे हैं? क्या करना है? कांग्रेस भी नाम देगी, राष्ट्रवादी भी नाम देगी। हम तो ये चाह रहे थे कि शरद पवार जी बन जाए, सब लोग चाह रहे थे, लेकिन अभी आप क्या कह रहे थे? अभी तो आपने कहा आज जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में जो तय हुआ होगा उसको कांग्रेस मानेगी, आपने यही कहा ना? मानेगी ना कांग्रेस, जो मीटिंग में तय होगा उस पे मानेगी, कांग्रेस भी मानेगी। नहीं, इस मीटिंग में जो तय हुआ, मीटिंग में जो तय हुआ, अभी ये पहले दौर की मीटिंग बनी है, अभी तो बहुत मीटिंग होगी। आप उसको टेंशन लीजिए क्योंकि आपके पास वोट नहीं है। आप कितना भी जहर खोलने का काम करें, आप कितना भी झगड़ा लगाने का काम करें, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। हम सभी विपक्ष की पार्टियां एकजुट रहेंगे, हम सभी एकजुट रहेंगे और झगड़ा लगा रहा हूँ। आप मैं तो सीधा पहले पूछ रहा हूँ कि आपके पास नंबर है तो बता दीजिए। आप अपना टेंशन लीजिए, आपका उम्मीदवार हार रहा है उसका क्या करेंगे? आप जो है 50% के ऊपर नंबर ले आइए। बीजेपी, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के बिहार अब इनका जो उम्मीदवार आएगा ना वो डगमगाया हुआ है। बिजू नहीं जी ने कह दिया कि अगर इस महिला का किसी नाम हो जाए, अगर वो नहीं आया तो फिर अगर ये 50% वोट हमें बताते हैं तो चुनाव जो है बीजेपी लड़ने के लिए तैयार है। संजय जी एक सेकंड, मैं आती हूँ एक सेकंड। नेहा जी बहुत सारे सहयोगी जो है इनसे नाराज चल रहे हैं, वो सब हमारे संपर्क में है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वो सारे जो है विपक्ष के संपर्क में है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सा नाम आ रहा है, वो जो कौन से सहयोगी आपके संपर्क में एनडीए के? नहीं, बहुत सारे एनडीए के सहयोगी आपको बताइए बहुत जो नाराज चल रहे बीजेपी भी इनके संपर्क में नाराज जो चल रहे हैं। कौन नाराज चल रहा है सर, बता दीजिए ना। बीजू पटनायक जी का देख लीजिए, उन्होंने कहा कि इस महिला को अगर नहीं, अरे भैया तो वो एनडीए का घटक है क्या? दलित महिला का नाम सुन लीजिए ना। अरे भाई तो सुनिए तो सही। आपके जो है नीतीश कुमार का देख लीजिए, नीतीश कुमार की क्या हालत है। अब नीतीश कुमार जी किस पाले में जाएंगे आपको पता है? ठीक है ब्रजमोहन जी, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ सर, जो दल नहीं आए उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, फिर से उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, फिर एक बैठक होगी क्या? आपने आदरणीय ममता जी का स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने ये कहा है कि जो दल नहीं पहुंच पाए हैं कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा, हो सकता है वो व्यस्त हो या उनका कोई और भी कारण हो। मैं उन लोगों से बातचीत करूंगी
और उनको हम अपने ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। जी। यही बात आदरणीय शरद पवार जी चाहते हैं, क्योंकि आज ये मौका विपक्ष को एक होने का है। और मैं सोचता हूँ जितने राजनीतिक दल हैं सब इसमें परिपक्व राजनेता हैं। आज भी अगर ये एक नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? ये प्रश्न भी देश के सामने है। देश इन सारे नेताओं को भी देख रहा है कि एक तरफा नहीं है मामला। इसी प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी देख रहे हैं कि क्या इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी अपना कोई बड़प्पन दिखाकर, जैसा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, कलाम साहब को एक निष्पक्ष व्यक्ति थे, वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, किसी दल से जुड़े हुए नहीं थे, उनको एक अवसर दिया था। तो हो सकता है कि शायद इस दिन की कोई बात सामने आए। तो देश भी इसको देख रहा है। ये इस समय कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी का निरंतर कुछ ज्यादा है, क्योंकि इनकी भूमिका ज्यादा बड़ी है, सत्ता में है ये लोग, तो इनकी भूमिका के ऊपर ज्यादा चर्चा होगी। और यदि इस समय इन्होंने इस निर्वाचन को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले दिनों में राजनीतिक खामियाजा जो भुगतना है वो तो सामने आएगा ही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक विपक्षी दलों की बैठक हुई, उसमें लगभग 16 से 17 राजनीतिक दल पहुंचे, कुछ दल नहीं पहुंचे। लेकिन अब सवाल ऐसे में ये कि आम राय कैसे बन पाएगी? विपक्षी दल अलग बैठक कर रहे हैं, सरकार अपने प्रत्याशी उतारने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि ऐसे में आम राय बनाना कितना मुश्किल है और कितना चुनौतीपूर्ण। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।